ठीक है जी। तो अभी हमने लास्ट कुछ क्लासों में जो हमारा सीयूईटी पीजी का जो बैच 7 चल रहा है, इसमें हमने कुछ क्लासों में सीयूईटी 2023 के जो 2 पेपर हुए थे दोनों डिस्कस किया, हमने डाउट डिस्कस किए। फिर हमने यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी 3 डिस्कस किया था, डाउट डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी पढ़ाया मैंने, है ना। अभी बाकी थ्योरी भी कराएंगे। तो आज मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला, मतलब थोड़ा देखना पड़ता है ना, कोई नई चीज़ अगर पढ़ाना है, क्योंकि जैम गेट में 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए पढ़ना नहीं पड़ता है ना, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ तो सब कुछ दिमाग में है। ये डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट और ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा ऑलरेडी, क्योंकि मैं पढ़ाया नहीं हूँ ना, पिछले साल पढ़ाए, थोड़े भूल जाते इतने टाइम पे, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो आज टाइम ही नहीं मिला मुझे, तो वो है, तो इसलिए कल करते हैं। तो इसमें देखो ये सीयूईटी 2022 का पीवाईक्यू है, टाइप ऑलरेडी है, ओरिजिनल पेपर भी होगा, ये टाइप किया हुआ है। और ये टाइप इसलिए किया हुआ क्योंकि मैं प्रैक्टिस के लिए आपको इसको अपलोड करूंगा अभी पोर्टल पे भी, एज ए मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपकी तैयारी कितनी है, पीवाईक्यू में कितना अच्छा कर पा रहे हैं आप, है ना। और रिवीजन जितनी बार कर सकते हो कोई नुकसान नहीं, आप 4 बार पीवाईक्यू सॉल्व करो, 5वीं बार में टेस्ट दो तो भी कोई दिक्कत है, बट वहां पे एक्यूरेसी ध्यान रखना होगा, टाइम का ध्यान रखना होगा, ये चीजें हैं। बाकी नॉन पीवाईक्यू भी अपलोड हो ही रहा है, आई थिंक 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपलोड हो गया है पोर्टल पे, है ना। तो आप वन बाय वन अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी हम लोग क्लास रखेंगे, मॉक टेस्ट डिस्कशन क्लास भी रखेंगे आगे। तो अभी सैम्पलिंग और डिजाइन पर मैं थ्योरी एक दो करा देता हूँ, फिर होगा देख क्लास में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का भी थ्योरी कर लेंगे, फिर हम मॉक टेस्ट का ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो तो बताइए, जिन लोगों ने ट्राई किया चैट में लिख रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। देखिए सो आपके पास है 44, 50, 54। अच्छा तो आप जो लोग डाउट भेज रहे हो ओरिजिनल पेपर से भेज रहे होंगे ना, उसमें आई थिंक एप्टीट्यूड पोर्शन भी था, या इससे भेज रहे हो? मुझे वो खोलना पड़ेगा ना सर, वो ओरिजिनल पेपर से। ठीक है, ओरिजिनल पेपर खोल लेता हूँ। तो ओरिजिनल पेपर ये तो मैंने टाइप करवाए हैं उसका है, तो ओरिजिनल पेपर कहाँ मिलेगा? इसमें होना चाहिए, इसमें, हाँ देखा आप लोगों ने किसी ने? सर एकदम आखिरी में, आखिरी में ना, ओके ये रहा। हाँ पहले कोड 29 था 2022 में, 23 में कोड हो गया था 27। अभी आप देखेंगे तो इसका कोड जो लिखा हुआ है इन्होंने 29 है। तो 2022 सीयूईटी के पेपर में इसका कोड 29 था, लेकिन अभी 2023 और 24 का जो पेपर है उसमें आपका जो कोड है वो 27 है ना। तो ये हुआ था 2 सितंबर 2022 को हुआ था, पिछले साल जून में हुआ था, इस बार अप्रैल मार्च में कर दिया है ना। देखो पहले सितंबर 22 में हुआ, 23 वाले में आई थिंक जून में हुआ था ना, 8th एंड 11th जून को। अभी इस बार मार्च में ही कर दिया, शिफ्ट कर रहे हैं ना। ऐसा ना अगली बार जैम के साथ ही करवाते, जैसे जैम गेट साथ होते हैं ना वैसा। तो देखो, तो इसको तो हम लोग 1 to 25 इग्नोर करेंगे, है ना, क्योंकि ये एप्टीट्यूड है जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। इस साल के सिलेबस में इस साल 75 क्वेश्चन है, 25 मैथ्स के एंड 50 स्टैट्स के, और आपके पास टाइम है 1 hour 45 मिनट, मतलब 105 मिनट्स। चलिए, तो जो चैट में जो लोगों ने क्वेश्चन नंबर लिखा मैं वैसे सॉल्व करता हूँ 1 by 1, रह जाएगा तो अभी क्लासेस चलेगी, एग्जाम तक चलेगी। अगर कल एग्जाम है सीयूईटी का तो आज तक क्लासेस चलेगी, क्लासेस चलती रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो हो सकता है हम डिस्कस करते रहेंगे। 44, 50 है ना, तो चलिए 44 ये है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म्ड बाय द फैमिली ऑफ द कर्व। अच्छा कल यही पूछ रहे थे ना डाउट क्लास में, याद आया, हाँ। सो बताइए जी, इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, किनका डाउट है? अद्वितीय बताइए, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने दिख रहे हैं आपको? सर 2। तो आंसर क्या होना चाहिए? 2। कुछ कंफ्यूजन है? अद्वितीय बताइए, ये आंसर की में क्या है? सर आंसर की में भी वही 2 ही है। 2 है ना, तो मतलब आपको क्या कंफ्यूजन था? कल हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, किसी ने डाउट पूछे थे ना, तो हमने डिस्कस किया था। सर एक्चुअली कल का क्लास रह गया था। ये क्वेश्चन कल डिस्कस किया। कल एक्चुअली हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के तीन क्लासेस किए हैं। जो जैसे कल का लेक्चर था आई थिंक 18 नंबर, तो लेक्चर नंबर 16, 17, 18 या देख लेना, डिफरेंशियल इक्वेशन 3 क्लास हुई हैं। तो हो सकता है वीडियोस हमने 4-5 पार्ट में रिकॉर्ड किए हो। तो एनीवे मैं कह रहा मतलब जो लेक्चर्स हुए थे, एक लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया था, दूसरे लेक्चर में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया था, फिर 2 दिन बीच में मैं छुट्टी पे था जब दिल्ली गया था। और अभी कल जो क्लास हुई थी उसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के डाउट डिस्कस किए थे, और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं ये सब कल डिस्कस किया था। आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना कल का,
जो आई थिंक 18 नंबर लेक्चर है कल वाला, 18 एंड 19 होगा या 17 एंड 18 होगा। कल का वीडियो 2 पार्ट में रिकॉर्ड हुआ था, क्योंकि बच्चे कई बार कंप्लेन करते सर वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, तो इसमें थोड़ा पार्ट पार्ट में रिकॉर्ड करता हूँ कि आपको देखने में थोड़ी है ना ज़्यादा लगता, 3 घंटे का वीडियो लगता है, 3 घंटे देखना पड़ेगा, तो थोड़े से 1-1 घंटे का अपलोड रिकॉर्ड करते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। डबल स्पीड कर लोगे तो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ये सर वो फर्स्ट ऑर्डर वाला प्लेलिस्ट में दिख नहीं रहा है। लेकिन अच्छा ऐड नहीं किया होगा, हो सकता है वो ऐड करना रह गया होगा, मैं चेक कर लूंगा एक बार। यहाँ अगर ऐसा है तो मुझे भेजना है एक बार, मैं देखूंगा, क्योंकि पहली क्लास में पूरा फर्स्ट ऑर्डर एकदम पूरा डिस्कस किया था, उसमें वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर और एग्जैक्ट, ये 4 डिस्कस किए थे। दूसरे दिन सेकेंड ऑर्डर डिस्कस किया, तीसरे दिन डाउट डिस्कस किया था, 3 लेक्चर हुए थे। तो आज हम लोग चलिए देखते हैं। तो सिंपल इसका कॉन्सेप्ट ये कल हमने डिस्कस किया था कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट इस सॉल्यूशन में है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आदित्य मैं रिकमेंड करूंगा आप क्लास 12th का एनसीईआरटी देख सकते हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9 एनसीईआरटी में, सो आप वो देख सकते हैं। एक्चुअली एक आया नहीं, 1 मिनट, हाँ सो ठीक है ना। तो ये इस तरह कॉन्सेप्ट आपकी क्लास 12th का जो एनसीईआरटी है ना, उसमें पहला टॉपिक जो 9.1 एक्सरसाइज है क्लास 12th के एनसीईआरटी का, उसमें यही है कि ऑर्डर डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे। 9.2 में है कि कुछ फंक्शन है, सॉल्यूशन दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, आपको वेरीफाई करना है कि दिस फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंपल उसका मतलब है कि वो सेटिस्फाई करने चाहिए उसको, तो बस आप सेटिस्फाई करके दिखा सकते हो। डाउट है डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, बट यू ट्राई। देखो आपके एफर्ट्स आपके रिजल्ट देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग सिर्फ टीचिंग के भरोसे हैं, वीडियो देख के आपका बहुत ज्यादा भला नहीं होने वाला है। जो रिकॉर्डेड लेक्चर में जो लोग लिए हैं, अगर सिर्फ तुम वीडियो देख रहे हो जैसे शाहरुख खान की मूवी चल रही है वैसे, तो कुछ फायदा नहीं होगा तुम्हारा। जब तक तुम लिख नहीं रहे हो चीजों को, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं मेरे सॉल्व करने से पहले अगर तुम खुद सॉल्व नहीं कर रहे हो तो तुम कुछ सीखोगे नहीं ज्यादा। बस पता चलेगा कैसे किया मैंने। अगर वही क्वेश्चन तुम्हारे सामने नया आ जाएगा तो तुम शायद ना कर पाओ, अगर तुमने खुद नहीं किया है तो सॉल्यूशन देख के बाद सॉल्व मत करो। अगर कोई क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूँ, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर बच्चा जो देख रहा है, तो उसको पॉज करो वीडियो को, पहले खुद सॉल्व करो, फिर देखो, भगाओ उसको, देखो जहां मैंने सॉल्यूशन निकाले हैं क्या तुम्हारा और मेरा सॉल्यूशन सेम है कि नहीं है। नहीं है तो चेक करो मैंने ऐसा क्या किया जो आपको नहीं आता है। तो इस तरह से सीखोगे तुम। अगर सिर्फ वीडियो देख रहे हो लेट के बेड पे, बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है ना, क्योंकि तुमसे ज्यादा मेहनत लोग कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए जब लेक्चर्स रिकॉर्डेड देख रहे हो या लाइव देख रहे हो, आपके सामने पेन पेपर हो, एक प्रॉपर स्टडी के मूड में बैठो और तब सीखोगे ज्यादा, ठीक है, ये चीज है। तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। कोई भी क्वेश्चन, चाहे किसी और की वीडियो देख रहे हो आप यूट्यूब पे, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो पहले खुद सॉल्व करके डिसाइड कर लो कि तुम्हारे हिसाब से ये आंसर होगा। अब उसका सॉल्यूशन देखो कि वो क्या कर रहा है। तो ज्यादातर केसेस में आप खुद सॉल्व कर दोगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे आपको ये लगेगा कि आपको आते हैं। वरना सॉल्यूशन देख लोगे, वो कुछ और मेथड से करेगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा तुम गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तो ऐसा फील होगा। इससे बेटर कि खुद ट्राई करो पहले, और तुम दूसरे तरीके से करोगे कई बार आंसर सेम आएगा। जरूरी थोड़ी जो मैं कर रहा हूँ वही तुम भी करोगे, है ना, अप्रोच अलग अलग भी हो सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, सो देयर आर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट अल्फा एंड बीटा, so that's why this will be solution of the second order differential equation। अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता तो this will be solution of single order differential equation। ठीक है, चलिए जो सेकेंड क्वेश्चन है 50, जो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 0.7 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.2 है, ए सबसेट है बी का, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो बताओ सेट के केस में बीच में कुछ साइन नहीं है, इसका क्या मतलब, वहां क्या साइन होना चाहिए? इंटरसेक्शन। यस, जैसे कहीं एक्स वाई लिखा होता है मैथमेटिक्स में, एक्स वाई, एक्स नंबर है वाई नंबर है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग जानते हैं बीच में प्रोडक्ट का साइन है, मल्टीप्लीकेशन है, एक्स वाई में एक्स इंटू वाई। सेम थिंग अगर सेट में आपको बीच में कुछ नहीं दिख रहा है तो मतलब वो इंटरसेक्शन है। जैसे नंबर्स में एक्स वाई है तो एक्स इंटू वाई हम लोग लेके चलते हैं, सेम चीज यहां पे है। तो देखिए, तो यहां हमें पी ए पता है 0.7 है,
So probability of A is 0.7, probability of B is 0.2 और A सबसेट है B का, तो ये कहना चाह रहा है कि probability of A will be less than probability of B। अगर मैं ये प्रॉपर सबसेट मान के चल रहा हूं, अगर ये प्रॉपर सबसेट नहीं है तो यहाँ इक्वलिटी आ सकता है, ठीक है। और देन मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, बंद करना पड़ेगा फोन को। अच्छा इसका वो है ठीक है। देखिए सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये मतलब है ए बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सेम एज ए माइनस बी, ये आपका सेम है ए माइनस बी के, सो दिस सेम एज ए माइनस बी। और इसका फॉर्मूला बताइए कोई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ अगर A सबसेट है B का, सो व्हाट इज A इंटरसेक्शन B? A। सो यहां से आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ऐसे ही हो गया ना, चेक कर लो एक बारी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, बोलो। नहीं सर ऐसा नहीं होगा, इसमें मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ है सर। इसमें क्या करेंगे, पीए को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मिनिमाइज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैक्सिमाइज करेंगे तो मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगा। लेकिन मुझे तो पता है ए सबसेट है बी का, चलो अभी के हिसाब से ऐसे जीरो मिल गया तो मिनिमम तो जीरो ही हो जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे लग रहा है कि ए बी कॉम्प्लीमेंट मतलब वही ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और आंसर में जीरो ही गिवन है। अच्छा जीरो फिर तो ठीक है ना, देखो सर वेन डायग्राम से भी करेंगे तब भी यही है ना। हाँ क्योंकि जैसे आप सोच रहे अगर ये कंडीशन नहीं होता तब जो आप कह रहे थे वो सही है, अगर ये कंडीशन नहीं गिवन होता ना तभी हम वो करते जो आप कह रहे थे, तब उसके हिसाब से वैसा होता। अगर ये कंडीशन नहीं होता तब वो करते हम कि इसको हम मिनिमाइज करते और इसको मैक्सिमाइज करते। तो अच्छा तो आप अगर मैक्सिमाइज करेंगे तो आपका नेगेटिव आंसर आया, जो अभी बता रहे थे जो लॉजिक, उसके हिसाब से आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। चेक कीजिए, अगर आप इसको मिनिमाइज इसको मैक्सिमाइज करेंगे पी भी हो जाएगी, तो चेक करो क्या 0.5 आपको लग रहा है करेक्ट, चेक कर लो। अगर मैं उसको मैक्सिमाइज करूंगा तो क्या मिलेगा, यही होगा, ठीक है ना। इससे कम, जीरो से कम क्या ही कर सकते हैं आप। अगर आप कुछ और भी करेंगे तो नेगेटिव तो आंसर हो नहीं सकता, तो जीरो से कम तो हो नहीं सकती, तो प्रोबेबिलिटी है, तो जीरो से नीचे क्या ही ला सकते हैं हम इसको, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो जीरो से नीचे तो ला ही नहीं सकते ना, जीरो से कम तो कर ही नहीं सकते हम, ये चीज जी। चलिए सो 59 देख लीजिए, 59 49 ओके 49 जी। यहाँ इन्होंने थोड़े से वो लगाए हैं कॉन्सेप्ट, देखो मैं कर देता हूँ फिर भी। सो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर कैसे इसको वो कर रहा है। तो देखिए होगा क्या, क्योंकि अपर बाउंड लोअर बाउंड वाले में बहुत चक्कर है, क्योंकि यूनिक तो होता नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाई है, तो बी गिवन ए, तो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हम अगर देखें इंटरसेक्शन के बारे में सोचें तो क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ ये लोग कर क्या रहे हैं, इसका हमें बाउंड निकालना है, ठीक है। चलिए सो दिस बिलोंग्स टू, ये बोल रहा है इनमें से कौन से इंटरवल में होगा। तो देखो कई सारे इनइक्वालिटी है जो इसको डिस्क्राइब करेगा। एक तो हम जानते हैं
तो डिनोमिनेटर में पी ए है, रहने दो, पी ए कितना है x, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, b इंटरसेक्शन a अपॉन x। अब यहाँ पे आपको देखना है b इंटरसेक्शन a का बाउंड क्या है। तो पहली चीज तो ये है कि हम ये जानते हैं कि जो a इंटरसेक्शन b है वो क्या होगी, इस किसका सबसेट है, ये सबसेट है a का भी, है ना, सबसेट है b का भी, और तो इसको एक साथ क्या लिख सकते हो, तुम दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हो, जो भी छोटा होगा ना उसका सबसेट होगा। तो a इंटरसेक्शन b विल बी सबसेट ऑफ, तो क्या लगता है आपको, हमें ऑप्शंस के हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक, तो ऑप्शन के हिसाब से सोचेंगे तो b ले लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसको यूज करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना, तो 1 तो राइट साइड में कहीं है नहीं, तो इसको यूज करते हैं अभी हम लोग। चलो तो एक तो ये हो जाएगा हमारे पास, चेक कर लो, a इंटरसेक्शन b सबसेट ऑफ b है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि probability of a intersection b less than equal to probability of b and more than equal to क्या होगा ये, बोलो, आप लोगों को पता है वो क्या होता है, बुल्स इनइक्वालिटी, या मैं यूनियन में करूं, So 1 minus probability of A intersection A complement minus probability of B complement. हाँ उसमें क्या कहता है वो, लेस देन की मोर देन, तो देखना पड़ेगा। एक बार चेक करो। जो बुल्स इनइक्वालिटी है, देखो ऐसे तो आंसर मिल गया, अगर मैं ये वाली चीज यूज करूंगा, इसको मैं PA से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, PA से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया, y अपॉन x ना, सर मोर देन होता है फुल सिमिलरिटी। कौन सा ये, a इंटरसेक्शन b इज मोर देन इक्वल टू, हां मोर देन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। ओके ठीक है, तो इसको यूज कर लो, तो क्या बनेगा, इसको डिवाइड कर दो PA से, यही चाहिए था ना, तो मतलब PA मतलब x, तो इसको सिंपलीफाई करो, ऐसे का आंसर तो मुझे दिख गया ना, तो वैसे मुझे लग रहा है एक तो ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, चेक कर लो। अलदाऊ डी में भी कोई प्रॉब्लम है, सो अगर मैं देखूं कि y बाई x से तो कम ही होगा पक्का, है ना, ये तो है, सो इसमें आंसर की में क्या दिया है, चेक करो, So not a सर सेकंड ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, सर सेकंड, सेकेंड, अच्छा, तो सेकेंड इसका मतलब क्या है, 1 प्लस वाई बाई एक्स, वो तो ऑब्वियस है, नहीं, अच्छा पहले लेफ्ट साइड चेक करते हैं, रुको पहले तो लेफ्ट साइड, क्योंकि मैंने सिर्फ राइट चेक किया ना, तो एक तो कई सारे बाउंड निकाले जा सकते हैं, जैसे मैं पूरा कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, रुको, तो अभी तो मैंने जैसे एक साइड ही सॉल्व किया, लेकिन हो सकता है कि ये एक साइड इससे नहीं, अब ये तो बहुत ज्यादा है ना, 1 प्लस वाई बाई एक्स, तो ये तो ज्यादा ही होगा इससे, और अगर इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, चल देखो इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 माइनस x, और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, आ जाएगा यहाँ से, और देखो तो ये तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a है, और ये लेस देन इक्वल टू y बाई एक्स तो है ही। अब अगर इसको मैं बोलूं कि ये लेस देन इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स होगा, तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 लेस देन 3 होगा, नो प्रॉब्लम, है ना, तो y बाई एक्स, तो अभी मैं ऑप्शन में आ रहा हूं, इससे मैं एक साइड निकाले थे, लेकिन ये चेक नहीं किया था, तो ये जल्दीबाजी करेंगे तो गलती हो सकती है ना, जैसे मैं कर रहा था, तो अभी चेक करते हैं कि मतलब लोअर बाउंड नहीं निकाला मैंने ना, ये तो पक्का आउट हो जाएगा, क्योंकि y बाई एक्स लेफ्ट साइड में दे रखा, लेकिन हमने निकाला y बाई एक्स से कम होगा। अब यहाँ 1 बाई एक्स भी अपर बाउंड हो सकता है, अब दिक्कत ये है ना 2 और 4 दोनों सही हो सकता है ऑप्शंस, क्यों, चलो देख लेते हैं अभी, रुको, तो सर इसको ऐसे किया जा सकता है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, उससे सर सेम आ जाएगा। समझ गया, समझ जो आप कह रहे हैं, ठीक है, वो भी एक तरीका है। इससे क्या आएगा, अभी से क्या आ रहा है, x प्लस वाई माइनस 1 अभी आ रहा होगा, क्योंकि आंसर ही मिलाना था तो मैंने ऐसे सॉल्व कर दिए थे, एक अप्रोच ये है, ठीक है ना, नीचे को रिश्ता यही आएगा, -1 + 1 कट गया, x + y - 1, तो ये 2 आ गया डायरेक्टली, और चूंकि y बाई x था तो मैं शुरू में जल्दीबाजी कर रहा था, ये देख के क्लिक कर दिया, लेकिन मुझे लेफ्ट साइड भी चेक करना पड़ेगा,
है ना, तो ये ऑब्वियसली लेस देन ये होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से सोचा हमने, तो ये तो ओके है 1 + y/x, तो दिस इज ओके। तो ये एक तरीका ये हो गया। तो यहाँ क्या यूज किया मैंने, ये जो ऊपर यूज किया इसको बोलते हैं बोल्स इनइक्वालिटी। तो बुक में आप देखेंगे सो ऐसा है, ये चेक करना एक बार, बिगर वर्ड की बुक में भी, बाकी बुक्स में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी चेक कर लो एक बार। दूसरा जो ये आइडिया दे रहे हैं उसको ट्राई करते हैं। तो दूसरा ये बता रहे हैं कि A यूनियन B की वैल्यू जो है 0 से 1 में होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ने ये क्वेश्चन में थोड़े से डाउटफुल केस है, क्योंकि अब मैं अगर ये बोलूं कि दिस वैल्यू इज, मान लो लेफ्ट साइड यहाँ भी मैच कर रहा है लेफ्ट एंड, अब राइट हैंड तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो y/x है तो y की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। मतलब मैं अगर ये बोलूं कि ये सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी से कम होगा, है ना, A इंटरसेक्शन B जो है सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी से तो कम ही होगा, तो ये 1/x भी कर सकते थे, इसको भी कर सकते, लेकिन वही जो क्वेश्चन बनाया जिसने है ना उसके हिसाब से ये बनाया उसने, तो अपने हिसाब से देखो जैसे बता रहे हैं ना, तो इसे ट्राई करते हैं। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, यही ना। तो आप ये कह रहे हो कि तो यहां से मैं इंटरसेक्शन की पहले प्रोबेबिलिटी निकाल देता हूं, ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे कि आप बाकी टर्म को उधर भेज दो, तो माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये हो जाएगा मोर देन माइनस PA माइनस PB, ये है। अब ये माइनस हटाना पड़ेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, सो रिवर्स हो जाएगी। तो ये अब ये जो इस तरह वाला इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब समझ लो जैसे समझना चाहते हो, अगर ऐसे कर दूं मैं, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा PA प्लस PB, और माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई करने में इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, तो यहाँ से आ गया आपका PA प्लस PB माइनस 1, ठीक। सो यहाँ से क्या होगा, अब इसको डिवाइड कर दो जो कह रहा था क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या कह रहा था, अपॉन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, सो मोर देन, मैं इसको पहले लिख रहा हूं, सो PA प्लस PB माइनस 1 अपॉन PA लेस देन इक्वल टू, ये वाली चीज आ जाएगी क्योंकि मैं इसको ठीक करके लिख रहा हूं इसी चीज को, तो PA प्लस PB अपॉन PA, ठीक है। तो अब इससे डायरेक्ट आ गया मतलब, तो यहां से आप पुट करेंगे तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A मोर देन इक्वल टू x प्लस y माइनस 1 अपॉन x लेस देन इक्वल टू x प्लस y अपॉन x, तो ये डायरेक्टली भी आ गया, तो ये भी ठीक है ना, एक अप्रोच ये भी सही है, तो ये ओके है। बट है ना, जैसे क्वेश्चन बोलेगा कोई डी गलत है क्या, डी ऑप्शन भी ट्रू है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी इसी इंटरवल में लाई करेगी, क्योंकि 1 अपर बाउंड है ना। मैं अगर ये लिखता यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं लिखता आपके पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B लेस देन इक्वल टू 1, गलत तो है नहीं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B अपॉन PA लेस देन इक्वल टू 1/PAX, ये भी बाकी चीजें तो ऐसी जैसे यहाँ लिखा वो कर सकते हैं हम लोग, तो बाकी यही, तो ये भी ऐसे ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर चैलेंज कोई बच्चा करता बाद में आंसर की आता है, तो यू कैन जस्ट क्लेम कर सकते हो कि आंसर गलत है, तो फिर वो हो जाता है ना, ड्रॉप हो जाता है या मार्क्स टू ऑल होता ये चीज है। एनीवे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो भी डाउट्स जिनके हैं ना, तो ग्रुप में चैट में देखो 44, ठीक है, 50 हुआ, 50 हो गया, 54, तो 54 क्या है, 50 अभी डिस्कस किया हमने, और अच्छा ये कोई बच्चा सॉल्व कर, यहाँ देखना वो मिस्टेक था, P mod P कर रखा है, P mod Y है एक्चुअली, उसने गलत कर रखा है। सो 54 है ना, डाउट है सर क्या है वहाँ पे? नहीं यहाँ पे ठीक है, ये क्वेश्चन करेक्ट है। किसी बच्चे ने इसका मुझे फोटो भेजा था दूसरे जगह से, तो वहां पे P mod P था, ये करेक्ट क्वेश्चन। इसको भी बता दीजिएगा। ये तो सिंपल है ना, पीडीएफ का डेफिनेशन क्या है, पीडीएफ का डेफिनेशन क्या है,
सपोर्ट पे इंटीग्रेशन होना। हाँ, इसका इंटीग्रेशन कीजिए इक्वल टू 1 कर दीजिए तो p नहीं निकल आएगा। ओके सर, ओके। जस्ट जब ट्राई करो, आप लोग ट्राई नहीं करते, ट्राई करोगे तो हो जाएगा ज्यादातर क्वेश्चन। अच्छा सर, मतलब इनटू मॉड y लिखा हुआ है। हाँ, p इनटू में मॉड y, p कोई नंबर है, मान लो k है, p को k मान लो, p से प्रॉब्लम है तो p इज नॉट प्रोबेबिलिटी है, p इज जस्ट कोई नंबर है, मान लो k है फॉर एग्जांपल, तो k इनटू मॉड y अपॉन 1 प्लस मॉड y की पावर 4, तो जस्ट इसको इंटीग्रेशन करना है, इक्वल टू 1 रखना है, तो वहां से p की वैल्यू आ जाएगी। p कोई कांस्टेंट है, k ले सकते हो उसको। 54 देखो, x1 x2 xn भी IID बर्नौली रैंडम वेरिएबल, बर्नौली p है, तो पूछ क्या रहा है आपसे, एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है ना, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्या होता है एक्सपेक्टेशन, तो तुम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो निकाल सकते हो यहां से, या इतना अगर नहीं करूंगा तो मैं 2 वैल्यू ले लूं सिर्फ। अच्छा मान लो मैं n को 1 रख देता हूं फॉर एग्जांपल, तो n को 1 रखें तो x1 बन जाएगा। तो बर्नौली का मीन कितना होता है, बर्नौली p का मीन कितना होता है, सिर्फ p। तो n को 1 रखने पे कौन सा आंसर p देगा, सेकेंड एंड 3 भी दे सकता है, देखो 2 एंड 3 है ना, समझा कुछ, मतलब सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। तो मतलब जैसा ये क्या ट्रिक्स हो गया थोड़ा सा है ना, क्वेश्चन को कम टाइम में करना है, तो क्या होगा यहाँ पे सिंपली मैंने n को 1 रख दिया, तो n को 1 रख दिया तो मिनिमम एक का x1 हो जाएगा, x1 हो जाएगा तो इसका मिनिमम p होगा, तो n को 1 होने p कौन सा देगा, 2 और 3 दोनों दे रहा है। तो क्योंकि हम एक जो कि एग्जांपल ले रहे थे, एग्जांपल गलत होने की गारंटी देता है, ट्रू होने की नहीं, तो मतलब उससे क्या फायदा हो गया कि फर्स्ट और फोर्थ आउट हो गया ऑप्शन से, कि किसी भी केस में पहला और चौथा ट्रू नहीं होगा, या तो 2 होगा या 3 होगा। अब फर्दर आपको एलिमिनेट करना होगा, एग्जांपल हम लेते हैं एलिमिनेट करने के लिए ऑप्शन को, है ना, इसको डिस्कार्ड मेथड कहते हैं, तो एलिमिनेट करना है ऑप्शन को। तो जैसे n को 1 रखा, एलिमिनेट हो गया ये, n को 2 रख लो एग्जांपल के लिए, तो अब होगा मिनिमम ऑफ x1 x2, तो मिनिमम ऑफ x1 x2 अब हो गया, मिनिमम x1 x2 का फार्मूला भी लगा सकते हो या वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो मैं सॉल्व कर देता हूं। तो एग्जाम में टाइम कम रहता है, थोड़े से ना ट्रिक्स भी यूज कर सकते हो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए। एग्जांपल्स ट्रू नहीं बताएगा, फॉल्स बताएगा। ठीक है, तो पहला तो ये मैंने कहा कि n को 1 रखने पे ये सिंपली ये पहला और फोर्थ तो आउट हो गया, तो 2 या 3 में से कोई एक ट्रू हो सकता है, क्योंकि ये जस्ट x1 ही बच जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इज जस्ट p, है ना, तो ये है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, मान लो n को 2 ले लेता हूं, तो फॉर्मूले के थ्रू भी जा सकते हैं हम लोग, और वैसे भी देख सकते हैं। क्या करो बताओ प्रॉपर, तुम लोग ये बताओ व्हाट इज द CDF ऑफ मिनिमम। अच्छा चलो छोड़ो ये बताओ, मैं प्रॉपर सॉल्यूशन लिख देता हूं इसका, ट्रिक व्रिक बताओ छोड़ो, है ना। सो प्रॉपर सॉल्यूशन अगर लिख दूं मैं इसका, तो क्या होगा कि x1 x2 xn, इसका सपोर्ट क्या है, xi इसका सपोर्ट क्या है, xi इसका सपोर्ट क्या है सर 0 या फिर 1, यस 0 या 1। तो ये जो मिनिमम ऑफ xi होंगे इसका सपोर्ट क्या होगा, वैल्यू या 0 या 1 हो सकती है। तो ये जो रैंडम वेरिएबल है मिनिमम इन सब का, इसका सपोर्ट क्या होगा, 0 और 1। हाँ 0 और 1। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट वही रहता है जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का है, मतलब जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे यहाँ पे बर्नौली p है, मतलब पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके ईच ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट वही रहेगा, सपोर्ट चेंज नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है, सपोर्ट सेम रहता है, जो रैंडम सैंपल का सपोर्ट है वही सपोर्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का रहेगा, तो सपोर्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 0 या 1 ही होगी। ठीक है, हमारे यहाँ मिनिमम है, अब आपका एग्जाम में मैक्सिमम करके यही क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन आप कर पाओगे। क्वेश्चन ये है, जैसे अगर ये मैक्सिमम करके आ गया तो बस आपको ये सोचना है क्या करोगे अगर मैक्सिमम आ गया तो इसका सपोर्ट क्या रहेगा, मैक्सिमम ऑफ ईच xi।
सर 0 या फिर 0 1 है ना। तो अब क्या करना है, ईच हैज जस्ट 2 पॉइंट, तो आप या तो है ना, अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसके लिए करता हूँ, तुम इसके लिए ट्राई कर लेना, ठीक है, क्योंकि मान लो इस तरह क्वेश्चन आ गए। तो अब क्या करना है, तो लेट्स से मैं फाइंड करता हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है मिनिमम 1 होने की। चलो, तो प्रोबेबिलिटी ये जो मिनिमम ऑफ x1 x2 xn है, ये 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ। अब तुम्हारे पास n नंबर्स हैं, ईच की वैल्यू या तो 0 या 1 है, इन सबका मिनिमम लिया और 1 आया, इसका क्या मतलब है? सर all xi's are 1. यस, ऑल आई एक्स आई हैज टू बी 1 है ना, नन ऑफ देम कैन बी 0। अगर एक भी 0 हो गया तो मिनिमम 0 आ जाएगा। तो हमने आपको कहा है पहले ही कि मिनिमम इन सबका 1 आ रहा है, सो दिस मींस ईच एक्स आई हैज टू बी 1। तो सबको इंडिविजुअली 1 उसकी वैल्यू होगी, तभी मिनिमम 1 आएगी। अब आप जब सॉल्व करेंगे, सो प्रोबेबिलिटी आईआईडी है, तो आईआईडी से फायदा क्या होता है, सबका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, इंडिपेंडेंट है, तो मैं ज्वाइंट को प्रोडक्ट में लिख सकता हूं, इन आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबका आंसर सेम रहेगा। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू x1 इज 1 और इस पूरे की पावर हो जाएगी n। ठीक, अब बताइए ये जो x1 है बर्नौली p है, बर्नौली p में x1 बराबर 1 कितना होता है सक्सेस प्रोबेबिलिटी? सर p. तो ये p की पावर n आ गया। तो हमने मिनिमम वाला जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 होने की प्रोबेबिलिटी p की पावर n है, तो ये मैंने निकाल दिया p की पावर n। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम x1 x2 xn बीइंग 0, 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सर 1 minus p the whole raised to 1. यस, क्योंकि जस्ट 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 1 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, तो 1 माइनस p की पावर n। नाउ यू हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनिमम, है ना। सो जो मिनिमम वाला रैंडम वेरिएबल है इसकी वैल्यू या 1 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी p की पावर n है, 0 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस दिस है। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल? व्हाट डू यू थिंक, डिस्क्रीट में कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेशन? xi pi 1 माइनस टी का होल पावर n होना चाहिए सर ऊपर। नहीं नहीं भाई, जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट। मुझे ये बताओ तुम कि प्रोबेबिलिटी अगर है एग्जांपल के लिए x बराबर 1 होने की, मान लो 1/2 की पावर n, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 क्या होगा, क्या लगता है तुम्हें इस केस में? 1 माइनस 1/2 पावर n। चलो 1/3 कर देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब बताओ, आपको मैं दो ऑप्शन देता हूं, जैसा आप कह रहे हैं 1 माइनस 1/3 की पावर n या 1 माइनस 1/3 की पावर n, व्हिच वन इज करेक्ट? 1 माइनस 1/3 की पावर n। सेकंड वाला? यस सर। सो वहां देखिए आप, अब बताइए। ओके सर। मैंने यहाँ p को 1/3 रख दिया जस्ट। सम 1 होना चाहिए, आप जो बोल रहे थे उसके हिसाब से सम 1 नहीं आएगा। अभी इसको और इसको ऐड करेंगे तो 1 आना चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, मतलब सपोर्ट पे। सो हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, उसकी प्रोबेबिलिटी p की पावर n है, और 0 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p की पावर n है। ठीक, तो कितना आ गया p की पावर, या मैं ऐसा बोल दूं इसको सिंपली कि ये जो रैंडम वेरिएबल आया है मिनिमम x1 x2 xn, दिस इज आल्सो बर्नौली p की पावर n। ये डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया इसका मैंने। सो दिस विल आल्सो बी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जिसका पैरामीटर है p की पावर n। ठीक है, आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिमम, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, कोई बताइए ट्राई करके।
सर ये आएगा बार्नौली 1 minus p whole to the power n. कैसे? तो इसका सपोर्ट 0 या 1 है, तो आप 0 वैल्यू निकाल दो, है ना, आसान रहेगा. सो प्रूव करने की कोशिश करो. तो यहाँ मैंने 1 से स्टार्ट इसलिए किया था, मिनिमम 1 आएगा, सारे 1 हो जाएंगे. आप जब इसका प्रूफ स्टार्ट करोगे तो यू विल स्टार्ट विथ मैक्सिमम बीइंग 0. तो इन सबका मैक्सिमम 0 कब होगा? ईच हैज टू बी 0 एंड देन पावर n हो जाएगी, तो 1 माइनस p की पावर n 0 पे आ जाएगी. तो 1 पे अगर आप फाइंड करोगे, मैं बस बता देता हूँ, अगर आप फाइंड करोगे मैक्स ऑफ x1 x2 xn बीइंग 0, तो ये आ जाएगा 1 माइनस p इसकी पावर n. ठीक है. और सो प्रोबेबिलिटी मिनिमम सॉरी मैक्सिमम बीइंग 1, ये कितना आएगा? अभी किसी को लग रहा है p की पावर n? ऐसा नहीं लग रहा है किसी को कि p की पावर n हो जाएगा? ये आपको ध्यान रखना है, सम 1 होने चाहिए. ठीक है. ये आएगा. ठीक है. सो 1 पे जो है ये सक्सेस प्रोबेबिलिटी है और ये फेलियर प्रोबेबिलिटी है. तो यहाँ जो होता है सक्सेस होता है. तो दिस इज द प्रूफ. तो ये तुम करके देख लो. डन है. चलिए आगे बढ़े. सो नेक्स्ट सो यहाँ से 54 हो गया 70. तो 70 मतलब 70 तो उससे पहले 58 और 59 58 59. ओके ठीक है, बता सकते हो तुम, ऐसे ही बोल के बता सकते हो. उससे पहले वाला तो 58 59 58 कह रहा है कि FGR2 any two density function then which of the following is a always true. तो तो ये सिंपल थ्योरम है. देखो ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है. या समझते हो पीडीएफ के डेफिनेशन पे है, ये समझ लो. तो ऐसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीडीएफ इज अ पीडीएफ एंड कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीडीएफ इज अ सीडीएफ. तो चेक करो यहां से, ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम 2/3f प्लस 1/3g. सो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? मतलब ये ऐसा है कुछ, लैम्डा इंटू एफ एक्स, मान लो ऐसा लिख देता हूं, और 1 माइनस लैम्डा इंटू जी एक्स. सो दिस विल ऑलवेज बी अ पीडीएफ. चाहे लैम्डा आप कुछ भी ले लो, यू चूज एनी लैम्डा बिटवीन 0 एंड 1. तो यहाँ लैम्डा जैसे 2/3 है, अगर लैम्डा कुछ भी 0 से 1 के बीच दे दोगे तो ये पीडीएफ रहेगा. तो डायरेक्टली ये ट्रू है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना? क्यों ऐसा हो रहा है? इसका सम 1 होना चाहिए, इसका और इसका. कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीडीएफ इज ऑलवेज अ पीडीएफ. ठीक है. कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीडीएफ इज ऑलवेज अ सीडीएफ. बाकी अगर चेक करना चाहो कैसे चेक करोगे, तो तुम एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो. इसका इंटीग्रेशन वो होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए. तो ये जरूरी नहीं है नॉन नेगेटिव होगा. फिर इसका इंटीग्रेशन करो, जरूरी नहीं 1 आएगा. इसका भी जरूरी नहीं 1 आएगा. तो एग्जांपल लेके डिस्कार्ड कर सकते हो. यू चूज टू पीडीएफ्स अलग अलग और उसको पुट करके देखो. ठीक है ना? तो दिस इज डायरेक्ट थ्योरम कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीडीएफ इज अ पीडीएफ इटसेल्फ. कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीडीएफ इज आल्सो अ सीडीएफ. So the like you said, the integration case, so the CDF will be always positive. No, it is not a CDF, it is PDF. No, like when integrating it must be positive, so this considers the CDF must be always positive. CDF must be always, but it is PDF. I said if it's CDF comes, then you can also think of that, but come to this question. So what is the doubt? Like you have said right now, na? Like if you integrate it, you must get a positive number. No, you must get 1. You must get exactly 1. Okay. What is definition of PDF? F is a PDF probability density function
इफ एंड ओनली इफ. व्हाट इज डेफिनेशन, व्हाट इज कंडीशन? एफ पीडीएफ होने के लिए क्या क्या चाहिए? व्हाट आर द कंडीशंस? The whole total of it must be 1. Just this or anything more also? So it should be non-negative. Yes, otherwise this become PDF also. So there are two conditions. One, this Point probability 0 होगा easy. हाँ मतलब वो continuous random variable के लिए तो point पे 1 होगा. yes, definition अगर ये है definition this and so there are two conditions in the definition of PDF कि F PDF होगा if and only non negative होनी चाहिए और इसका इंटीग्रेशन पूरे सपोर्ट पे this must be 1. so you can check. so हमें given है F के बारे में and G के बारे में. since G is a PDF so we have given these two conditions. एंड देखो डेफिनेशन सभी को पता होता है. अब इस क्वेश्चन में ये है कि हाउ टू अप्लाई द डेफिनेशन चेक करना. सो इस क्वेश्चन प्रैक्टिस करके समझ आएगा कि हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन, क्योंकि डेफिनेशन ऑलमोस्ट सबको पता रहता है बट फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकक्योंकि हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया बहुत ज्यादा. इस तरह सॉल्व करने पड़ेंगे. सो G is a PDF if and only if Gx is more than equal to 0 and Gx dx is equal to 1. ठीक है? So these two are given. अब using these two conditions you have to check which of them are always non-negative and which of these options will always give integration over real number is equal to 1. So है ना? So this may be negative due to minus sign. So that's why it will be out. Maximum Fg. So you may write formula of maximum Fg. Or you may take two examples. This may not be. There are many counter examples. You can take some counter examples. हाँ तो हाँ you take some example. उससे भी बन जाएगा. Okay, sir. जैसे एक ले लो बीटा में है ना, बीटा 1/2 1/2 दूसरा कुछ और ले लो. इस तरह से ट्राई कर सकते हो. बीटा एक बीटा 1/2 ले लो, बीटा 2/1 ले लो. देखो उससे तो ये जरूरी नहीं है. मतलब सपोज F इज अ पीडीएफ ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट काइंड पैरामीटर 2,1 और दूसरा पीडीएफ लो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट काइंड पैरामीटर 1,2. अब चेक करो. सो इन दैट केस यू विल गेट दिस क्वांटिटी विल नॉट बी अ पीडीएफ. F into G may not be a PDF. अगेन तुम देखो प्रोडक्ट करके बीटा वाला एक एग्जांपल ले लो, दो डिफरेंट ये नहीं होगा. सो आउट कैसे करते हैं? काउंटर एग्जांपल लेके, क्योंकि जो गलत है उसको प्रूफ नहीं कर सकते. जस्ट वन एग्जांपल अगेंस्ट डेफिनेशन इज इनफ टू से फॉल्स. ठीक है? और इसको प्रूफ करना पड़ेगा. प्रूफ बहुत इजी है. वी कैन इजीली शो दिस क्वांटिटी इज नॉन नेगेटिव एंड इंटीग्रेट करो. सो लैम्डा टाइम इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम इसका इंटीग्रेशन 1 बिकॉज गिवन. तो सॉल्व करो ये 1 आ जाएगा. सो दैट्स व्हाई इट इज अ पीडीएफ बिकॉज इट इज नॉन नेगेटिव, ऑलवेज नॉन नेगेटिव एंड इट विल ऑलवेज गिव यू इंटीग्रेशन 1. Okay, sir. सोचो थोड़े से ना दिमाग लगाओ तो आपको समझ आएगा एग्जाम में, क्योंकि अपना ही दिमाग यूज करना है सिर्फ. तो 59 x1 x2 IID रैंडम वेरिएबल विद डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन fx. तो ये CDF है. क्या प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन x2 लेस देन x3 है. ठीक है? तो सिंपल यहाँ पे क्या है, तो यहाँ तुम कोई भी एक एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो. यू विल गेट ऑलवेज यूनिक आंसर. ठीक है? यू कैन कंसीडर एनी एग्जांपल. जैसे मैं तुम्हें दो तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा इस क्वेश्चन को. सो एक तो शॉर्टकट है और दूसरा थोड़े से लेंथी. सो सपोज आई टेक, इसने कहा IID है जिसका CDF fx है, तो और ये आंसर्स नंबर आए हुए हैं. सो मींस व्हाटएवर डिस्ट्रीब्यूशन यू चूज fx योर आंसर विल बी द सेम. व्हाटएवर एनीथिंग यू कैन चूज. तो जैसे मैं अपने कंफर्टेबल हिसाब से आई चूज दे आर IID यूनिफॉर्म 01. नो प्रॉब्लम. देयर आर 3 रैंडम वेरिएबल्स तो 3 इंटीग्रेशन होगा. अगर 2 रैंडम वेरिएबल होते, 2 होते, 1 होता तो एक बार इंटीग्रेशन होता. सो अब ये तो IID है तो इसका PDF 1 1 1. तो एट द एंड जॉइंट PDF 1 आना है. dx1 dx2 dx3 बताओ भाई. तो ये तो मोर देन 0 और ये लेस देन 1 बाय डिफॉल्ट होना है. सो बताइए x1 की लिमिट क्या है जी? व्हाट इज लिमिट ऑफ x1 हियर? कोई बताओ, एनीवन?
0 to 1 minus x to x3. नहीं, इतना क्यों सोच रहे हो? यहाँ देखो, हाँ, जस्ट लुक हेयर, कहाँ x1 है? 0 to x2, ठीक, 0 to x2। अब चूंकि x1 का लिमिट ले लिया मैंने, तो x1 गायब हो जाएगा। गायब क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम अब प्रोजेक्शन लेंगे x2 x3 प्लेन में, तो x1 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, तो हम 2 डायमेंशन में आ जाएंगे x2 x3 प्लेन में। तो अब मुझे x1 का कोई काम नहीं, x1 को तुम इग्नोर कर सकते हो अब। सो नाउ कम टू x2, व्हाट इज लिमिट ऑफ x2 नाउ? x1 को इग्नोर करो, 0 to x3, yes, and what is limit of x3? Now you can ignore x2 also, 0 to 1। जरा इंटीग्रेट करके बताओ क्विकली क्या आंसर आ रहा है। Sir, 1/6। चलो अब दूसरा तरीके पे आते हैं। सेकेंड तरीका है कि so you have one box less than second box less than third box. Now you have three numbers x1 x2 x3 and you have to place over these three positions. So what is the total number of way of arrangement of these three numbers into these three boxes? Permutation of three objects. 3 factorial. So number of element in the sample space will be 3 factorial. And what are those 3 factorial? मतलब 6. So इसमें क्या क्या होगा? अगर मैं आपको एग्जांपल लिख के दिखाऊं कि what is that sample space? So that will be like x1 less than x2 less than x3 1. Other will be x2 less than x1, या ऑर्डर में लिखता हूँ, x1 less than x3 less than x2, x2 less than x1 less than x3, x2 less than x3 less than x1, then x3 less than x1 less than x2. What are those 6 outcomes? वो लिख रहा हूँ मैं, सैंपल स्पेस में ऐसे कौन से 6 outcomes हैं? And then x3 less than x2 less than x1. So these are the 6 possibility you can write in this form. अब इनमें से ये जो इवेंट जो पूछा है वो कितने हैं? What is the favorable cases corresponding to this outcome या this event? कितने हैं इसमें? 1. So probability of x1 less than x2 less than x3, this is 1 out of 6 conditions. तो ये दूसरा तरीका हुआ, ठीक है, और ये एक तरीका हुआ। तो इस तरह क्वेश्चन जैम में आए हैं, जो लोग जैम का पीवाईक्यू सॉल्व कर रखा है, इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आए हैं, इस तरह क्वेश्चन। चलो तो हो गया। अगला कौन सा था? 59 के बाद बताओ, डाउन 70 पे। कौन सा ये 73, तो ठीक, तो इसमें क्या डाउट है देखिए, तो एक्स वाई हैव जॉइन पीएमएफ दिस, तो पूछ रहा है वेरिएंस ऑफ वाई किसके इक्वल होगा। तो अगेन यू कैन ट्राई, है ना, तो क्या होगा, वेरिएंस ऑफ वाई पूछ रहा है, और वाई यहाँ भी है ना, तो वहाँ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वाई एक्चुअली बाकी जिन लोगों ने ये पेपर सॉल्व नहीं किए प्लीज सॉल्व इट, एंड एक पेज पे एक डायरी में क्वेश्चन नंबर नोट कर लेना जो आपसे सॉल्व ना हो। जैसे आज टाइम खत्म हो रहा है तो ये लास्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कल या परसों जब डाउट क्लास रखूंगा इसका भी एक एक पीवाईक्यू का डाउट क्लास रखेंगे 1 by 1 अभी, और एक एक मॉक टेस्ट का डाउट क्लास रहेगा आगे। तो ये है, और जो टॉपिक्स रह गया उसको भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो
ज्वाइंट पीएमएफ है। यहाँ क्या हो रहा है देखो, या तो मैं दो अप्रोच इसको समझ लिया, तो मैं वाई का मार्जिनल निकाल लूँ, एक ये ऑप्शन है। दूसरा नहीं तो मैं वो वाला फॉर्मूला यूज करूँ, वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स। तो एक तो ये अप्रोच है, और दूसरा अप्रोच है कि वाई का मैं मार्जिनल निकाल पाऊँ, तो उससे कर सकता हूँ। तो देखो कौन सा इजी रहेगा। वाई का मार्जिन निकालने के लिए एक्स के रिस्पेक्ट में समेशन करना पड़ेगा, किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। देख लो, और अगर x गिवन है तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन है y का। सो x तो यहाँ पे x प्लस वाई 0 1 2 3 है ना। इसको आप ठीक से लिखोगे तो यू कैन राइट दिस वे कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 1 2 डॉट 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 ये है, और y की वैल्यू है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। सो दोनों ऑप्शन है, अगर y गिवन x निकालना हो तो उसके लिए अगर मुझे दूसरा है ना एक अप्रोच क्या है कि इसको मैं ऐसा लिख सकूं कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x, या तो ऐसा लिख सकूं। सो y बराबर हो जाएगा -x -2 है ना। सो एनीवे मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट अप्रोच आसान है, ये अप्रोच से बेटर है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच मतलब y का मार्जिन निकाले, और वो मार्जिन निकालता है कैसे। सो मुझे प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y चाहिए। तो ये जो ज्वाइंट है उसमें क्या करना है हमें, ये हाफ की पावर x है, मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ, हाफ की पावर 2y है और हाफ की पावर 1 है। अब मुझे y का मार्जिनल चाहिए, तो किसके रेस्पेक्ट में समेशन करना पड़ेगा, हाँ x के रेस्पेक्ट में। तो x, अब यहाँ देखो x दे रखा है कि x बराबर -y से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। सो -y प्लस 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सो x प्लस वाई 0 से इन्फिनिटी हो रहा है, तो पहले तो x के रिस्पेक्ट में मतलब y वाला टर्म बाहर कर दो पहले। देखो इसको सॉल्व कर देता हूँ पूरा मैं। तो ये वाला हमने अप्रोच ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, ये अप्रोच यूज नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम यूज करें मार्जिनल वाला। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सो ये तो अभी समेशन x पे है, तो y वाला टर्म ये बाहर निकाल सकते हो, मतलब हाफ की पावर 2y और हाफ की पावर 1, ये वाले टर्म बाहर आ जाएंगे। अब इसको खोल दो जरा, समेशन खोलो, तभी क्या होगा, समेशन खोलोगे तो क्या होगा, एक हाफ की पावर आएगी -y, अगला आएगा हाफ की पावर -y प्लस 1, जैसे वहां लिखा हुआ है, अगला आएगा हाफ की पावर, मैं इस पे समेशन खोल रहा हूँ, -y प्लस 2 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें कॉमन क्या है, इस ब्रैकेट में क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं, इस ब्रैकेट से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, 1/2 की पावर -y। जी। सो इफ यू टेक आउट 1/2 की पावर -y, तो बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये बाहर आ गया। अब इसका समेशन आप लोग जानते हैं, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम है, तो क्या आएगा, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो आएगा हाफ की पावर 2y प्लस 1, तो ये y प्लस 1 हो जाएगा दोनों मिलके, और a अपॉन 1 माइनस r, है ना। सो a है फर्स्ट टर्म, 1 माइनस r कॉमन रेशियो ये है, सो ये फाइनली आ गया 2 हो जाएगा ना ये, सो 2 कट जाएगा तो हाफ की पावर y, एंड y स्टार्ट विथ 1 2 3 दिस। तो कहने का मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y आ गया हाफ की पावर y माइनस 1 इंटू हाफ एंड y फ्रॉम 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। सो बताइए y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये देख के आपको क्या आइडिया मिल रहा है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योमेट्रिक 1/2, और ये नंबर ऑफ ट्रायल वाला केसेस है ना, नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर फर्स्ट सक्सेस या टिल फर्स्ट सक्सेस, नंबर ऑफ ट्रायल टिल फर्स्ट सक्सेस टू गेट फर्स्ट सक्सेस। सो बताइए इसमें वेरिएंस क्या आता है, वेरिएंस पूछा ना, सो ज्योमेट्रिक वेरिएंस क्या होता है, q by p स्क्वायर। सो q भी हाफ है और p भी हाफ है, सो 2 आ गया, देख लो, डन, बस। सो ये अप्रोच है, सो आंसर इज 2। सो बाकी लोग, कुछ लोग, बहुत लोग सॉल्व करके आए ऑलरेडी, तो 2023 का ऑलमोस्ट हो गया है, उसके 1-2 क्वेश्चन बचे हैं,
मतलब मेरी तरफ से करवाना है। 2023 में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, 8 जून और 11 जून के, 2 डिफरेंट डेज में। 2022 में एक ही एग्जाम हुआ था, ये पेपर है। तो जिन लोगों ने नहीं किए प्लीज आप PYQ सॉल्व कीजिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में क्या पूछ रहा है और आपको क्या आ रहा है, तो उसको आपको सीखना है कि हाउ टू सॉल्व, ठीक है। फिर हम लोग तो अभी हमारा प्लान क्या है, अभी मैं जो सिलेबस जैम में गेट में नहीं था, जैम में एटलीस्ट नहीं था, वो मैं करा रहा हूँ अलग से, डिफरेंशियल इक्वेशन करा दिया ऑलरेडी, तो वो सिलेबस मैं करा दूंगा लाइव में। ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। दूसरी चीज, एक एक PYQ का डाउट डिस्कशन क्लास होगा, जैसे आज हमने 2022 का डाउट क्लास रखा था, तो कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ बाकी रह गए, फ्यूचर में भी क्लास रखेंगे कल परसों, वो होगा। फिर एक एक मॉक टेस्ट का डाउट डिस्कशन क्लास होगा। अभी मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करते जाइए, एक जगह नोट करते जाइए डाउट्स अपने, और मॉक टेस्ट को 2 बार सॉल्व कीजिए, एक बार जब टेस्ट दे रहे हैं उस दौरान, एक बार टेस्ट के बाद एनालिसिस के तौर पे। जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आप सॉल्व कर पा रहे नहीं, कई बार टेस्ट के दौरान क्वेश्चन नहीं होगा, बाद में हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, तो आपको समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। फिर जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे फाइनली सेकंड टाइम में भी, फिर वो हम डाउट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यही प्लान है ना, रिमेनिंग सिलेबस की लाइव क्लास, एक एक PYQ का हम लोग डाउट क्लास रख रहे हैं लाइव में, और एक एक मॉक टेस्ट का लाइव क्लास रहेगा, ये एग्जाम तक चलेगा, ठीक है। सर एक्सपेक्टेड डेट कब आएगा एग्जाम? अभी पता नहीं, डेट तो उन्होंने 11 से लेके आई थिंक दे रखा है ना 28 तक, ये है, तो 11 से 28 तक का देखते हैं। तो अब कब कुछ मैं भी नहीं पता हूँ, क्योंकि मेरा कोई NTA में या CUET में मेरा कोई पहुंच नहीं है, ठीक है ना, मेरे कोई रिश्तेदार वहाँ पे नहीं है, तो जैसे आपको पता चलेगा वैसे मुझे पता चलेगा, तो ये है। तो देखते हैं, होपफुली मुझे लगता है 20 के आसपास हो तो ज़्यादा सही रहेगा, टाइम मिल जाएगा हमें, है ना, ये है। बाकी अभी आपका काम यही है, यू कंप्लीट PYQ, यू कंप्लीट मॉक टेस्ट, यू कंप्लीट सिलेबस, ये आपको करना है, उसी को रिवाइज करो रिपीटेडली, जस्ट रिवाइज ही, जितने बार कर सकते हो उतनी बार, ठीक है, ये है। तो जो जितने कम मिस्टेक करेगा एग्जाम में उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, उतना अच्छा रैंक आएगा, क्योंकि पढ़ सब रहे हैं, ठीक है। तो वही देखना होता है एग्जाम के दौरान आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, कितनी अच्छी एक्यूरेसी है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है। वहाँ पढ़ तो सब रहे ना, मतलब कुछ जो सिंसियर है वो तो पढ़ ही रहे हैं कम से कम, तो सिंसियर बच्चे कम से कम 1000-1500 तो होंगे ही, ये है 1500 तो होंगे कम से कम, ये चीज़ है। वो तो 2-250 हमारे यहाँ ही हो गए, 2-250 बच्चे, सो इस तरह से CUET के। चलो, तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं, कल क्लास 6 to 8 पॉसिबिलिटी होगी, तो उसमें मैं बता दूंगा, या तो इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, या मैं सैम्पलिंग और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का थ्योरी कराऊंगा, ठीक है ना। तो प्लान तो बता ही दिया क्या है, अब ये चलता रहेगा, एग्जाम का डेट आ जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा फर्दर प्लान करने में, देखते हैं। तो अभी के लिए चलो ये स्टॉप करते हैं, थैंक यू एंड गुड नाइट। बाकी ये 2022 का पेपर सब लोग सॉल्व कर दो, ठीक है, 22-23 का सॉल्व कर दो, डाउट है तो डिस्कस करना क्लास में। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।